इन दिनों हम बात करने लग रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 के संदर्भ में। और इसी दौरान जिस टॉपिक पे हमने पिछले वीडियो में बात की थी वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को लेके था, और उसमें हमने इन काउंसिल्स के ये जो संरक्षण जो परिषद हैं इनके तीन प्रकार या तीन रूप की बात की थी, जिसमें सेंट्रल काउंसिल, स्टेट काउंसिल और पहली बार 2019 के एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई थी। 1986 के एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के संदर्भ के अंदर कोई बात नहीं थी। 2019 में ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई जो जिला कलेक्टर है उनको इन काउंसिल्स का चेयरपर्सन बनाया गया है, और इन सभी काउंसिल्स की मीटिंग्स के बारे में बात की थी कि भाई मिनिस्टर ऑफ जो इंचार्ज रहते हैं कंज्यूमर अफेयर्स के वो इनके चेयरपर्सन रहते हैं, और नेशनल काउंसिल की एक मीटिंग और स्टेट काउंसिल की मीटिंग और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 2 मीटिंग्स के 1 साल के अंदर होना ज़रूरी है, इत्यादि इत्यादि। तो इसी दौरान जो मैंने आपसे कहा था कि भाई इसमें कुछ एक और मैकेनिज़्म हैं कि जिससे कि उपभोक्ता जो एक कंज्यूमर है उसको किस प्रकार से उसको संरक्षित किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको सुरक्षित किया जा सकता है। और इन काउंसिल्स के लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि भाई इनका तो उद्देश्य ये है कि टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए कुछ एक और मैकेनिज़्म भी 1986 के जो एक्ट है उसमें भी हैं, और उसके साथ साथ जो 2019 का जो एक्ट है उसके अंदर भी दिए गए हैं। जहाँ तक 1986 और 2019 के अंदर जो कॉमन जो मैकेनिज़्म हैं उनकी यदि हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के संदर्भ के अंदर 1986 के एक्ट में भी बात है और 2019 के एक्ट के अंदर भी बात की गई। यदि हम डिस्प्यूट रिट्रेसल जो मैकेनिज़्म है उसकी बात करें तो कि भाई उपभोक्ता जो विवाद का जो प्रतितोष है वो किस प्रकार से किया जाए, तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन ये 1986 के एक्ट में भी हैं और 2019 के एक्ट के अंदर भी। हाँ, 2019 के एक्ट के अंदर एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA के संदर्भ के अंदर भी बात की गई है, और इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि भाई CCPA क्या है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा जो 2019 का जो एक्ट है CCPA के अलावा उसमें एक चीज़ और इंट्रोड्यूस की गई संदर्भ के अंदर, और वो चैप्टर 5 के अंदर इन्होंने बताया है, और वो बात है मध्यस्थता की यानी कि मीडिएशन की। मीडिएशन को भी पहली बार 2019 के एक्ट के अंदर स्थान दिया गया। देखिए, मीडिएशन तो जो भारत का जो सोशो इकोनॉमिक जो ढांचा है उसके अंदर शुरू से ही रहा है। कोई भी व्यापार हो, कारोबार हो या निजी जीवन से संबंधित कोई भी पहलू हो, बिना मीडिएशन के तो हमारे यहाँ कोई बात बनती ही नहीं। मीडिएशन, मध्यस्थता, विवादों को सुलझाने का एक बिल्कुल प्रबुद्ध और प्रमुख रूप से एक मैकेनिज़्म शुरू से रहता आया है, और इसको स्थान दिया, इसको मान्यता दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, और ये दिया गया इसके अध्याय यानी कि चैप्टर 5 के अंदर। मध्यस्थता, देखिए निजी जीवन में कोई रिश्ते मध्यस्थता के बिना होते हैं क्या? नहीं होते। कारोबार के अंदर अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो गाय, भैंस, पशु से लेके ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों से लेके खाद, बीज, खेत, खलियान, इन सब के अंदर मध्यस्थता की ज़रूरत रहती है। आप विवाद की तो बात ही छोड़ दीजिए, भारत का तो जो शुरू से ही जो पंच परमेश्वर का जो सिद्धांत रहता आया है वो कहीं ना कहीं यदि हम लागू करें, और गाये बगाए हमें सोशल मीडिया से भी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी कई बार गाथाएँ कई गाँवों की, कई कस्बों की सुनने को मिलती हैं कि जिसके अंदर
कई समाज विशेष की सुनने को मिलती हैं कि भाई 1 साल हो गया थाने में और कचहरी के अंदर कोई केस ही नहीं गया, और जो भी विवाद रहते हैं वो आपसी बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से सुलझा लिए जाते हैं। तो इस आपसी विवादों को सुलझाने के इस मैकेनिज़्म को स्थान दिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अध्याय चैप्टर 5 के अंदर। और इसी के साथ जो अधिकारिता जिला फोरम और राज्य आयोग और जो नेशनल आयोग की थी उसकी भी हम बात करेंगे। और उसके अंदर जो अधिकारिता थी, जो धन संबंधी, जो पिक्यूनरी जो ज्यूरिस्डिक्शन आप जिसको कहते हैं, तो उसको भी काफ़ी बढ़ाया गया। और यदि हम अब DCDRC यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, DCDRC जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, इसकी यदि हम धन संबंधी अधिकारिता पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन की बात करें तो उसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। और इसी के साथ साथ यदि स्टेट कमीशन की बात करें तो उसकी अधिकारिता को बढ़ा के 10 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी कि 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक के जो मामले हैं वो राज्य आयोग देखेगा। और जो राज्य आयोग के बाद नेशनल कमीशन है उनकी अधिकारिता रहेगी अब 10 करोड़ से अधिक जो धन संबंधी मामले रहेंगे उनको। तो इसके यदि हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ज्यूरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिस्डिक्शन to entertain complaints where the value of goods or service paid as consideration does not exceed 1 crore rupees। तो जो कंसिडरेशन के रूप में जो भी वस्तु और सेवा का मूल्य दिया गया है, यदि वो 1 करोड़ रुपए तक का है तो उसके संदर्भ के अंदर मान्यता दी गई है डिस्ट्रिक्ट कमीशन को। 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की जो मान्यता दी गई है वो मान्यता दी गई है राज्य आयोग को। और राज्य आयोग के बाद नेशनल कमीशन को जो दिया गया है ज्यूरिस्डिक्शन वो है 10 करोड़ रुपए से अधिक का। एक वो एक गाना याद आ जाता है ना कि भाई जिसमें वो कहते हैं कि बात करूं मैं खरी, यदि दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। तो आप इस तरह से इसको याद कर लें कि यदि जिला जो कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, अगर उसको 1 करोड़ रुपए की है तो जो राज्य आयोग है उसको कितनी है 10 करोड़ रुपए की। 1 नंबरी 10 नंबरी याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक आप लोगों के साथ डिस्कस की। इसके अलावा आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि जो कोई भी तो विवाद जो है उसको आप उपभोक्ता विवाद नहीं मान सकते, और इसीलिए इनकी जो अधिकारिता है उनके ऊपर कुछ एक जो प्रतिबंध हैं वो अधिरोपित किए गए हैं। जैसे यदि आप सॉवरेन पावर संप्रभु शक्ति के अंदर कोई कार्य किया गया, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही तो क्या आप उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं क्या? या यदि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिले जा रही है तो क्या आप उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं क्या? क्या आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो इसी तरह से यदि हम संप्रभु शक्ति के अंदर किए गए कार्यों के संदर्भ में बात करें तो अधिकारिता को प्रतिबंधित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में अधिकारियों के द्वारा उपेक्षा, युद्ध के दौरान किए गए कार्य, सैनिकों के द्वारा संपन्न सेवाएं, सरकार की संप्रभु शक्ति में संपन्न कार्य, न्याय प्रशासन, पुलिस प्रशासन से संबंधित कोई कार्य, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उसके लिए आप उपभोक्ता न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते। इसी तरह से यदि विधि संबंधी कोई विवाद है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसके निर्धारण के लिए आप उपभोक्ता न्यायालय के अंदर
नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें कहा गया है कि भाई इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो सिविल न्यायालय के द्वारा ही सुलझाए जाने चाहिए। इसी के बाद एक बात आती है कि यदि कोई मामला किसी दूसरे न्यायालय में सब जुडिस है, यानी कि विचाराधीन है किसी अन्य न्यायालय के अंदर, सिविल न्यायालय के अंदर, तो ऐसे मामले में उपभोक्ता न्यायालय विचार नहीं कर सकता, जिससे कि अलग अलग निर्णय ना हो या निर्णयों के मध्य कोई टकराव की स्थिति ना आए, ऐसी स्थिति को से बचने के लिए। इसी तरह से रेस जुडिकेटा, देखिए सीपीसी का जो सेक्शन 11 है वो इस संदर्भ के अंदर बात करता है कि भाई यदि दो पक्षकारों के बीच अंतिम निर्णय हो गया, मोटे तौर के ऊपर आप यूँ समझ लीजिए, जो सीपीसी सेक्शन 11 है वो ये कहता है कि यदि दो पक्षकारों के बीच कोई अंतिम निर्णय हो चुका तो फिर उसी विषय के ऊपर दोबारा विचारण नहीं हो सकता। तो जो रेस जुडिकेटा का से संबंधित जो सिद्धांत है, यदि उसको हम इसके अंदर लागू करें तो जैसे स्वामित्व संबंधी कोई विवाद है वो उपभोक्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता, लेकिन और ये जो स्वामित्व संबंधी जो विवाद है इसके संदर्भ के अंदर सत्यानंद साहू वर्सेज रविकांत पांडा, इस केस के अंदर ये डिसाइड कर दिया गया था। और फिर इसके बाद लेकिन यदि क्वेश्चन ये है कि क्या कोई व्यक्ति उपभोक्ता है या नहीं है और उसको उपभोक्ता न्यायालय ने डिसाइड कर दिया, तो फिर रेस जुडिकेटा उस संदर्भ के अंदर लागू हो जाता है। आराधना स्टील्स और रीजेंसी इंडस्ट्रीज़ का एक ये केस था इस संदर्भ के अंदर। इसके बाद एक बात आती है कि रिव्यू का, पुनर्विलोकन का, कि भाई क्या जो ये कमीशंस हैं क्या ये इसका अपने इनका वो रिव्यू कर सकते हैं क्या। जहाँ तक रिव्यू की बात आती है तो जो पहले जो प्रोविज़न थे उसके अंदर ऐसा नहीं था कि भाई वो उनको कोई किसी तरह के कोई संदर्भ के अंदर कोई प्रावधान नहीं था, और यही था सामान्य सिद्धांत कि भाई ये रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन अब जो 2019 का जो एक्ट है उसमें जो सेक्शन 40 है उसके अंदर इनको रिव्यू के संदर्भ के अंदर भी पावर दी गई है, और उसमें साफ लिखा गया है कि द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द पावर टू रिव्यू any of the order passed by it if there is an error apparent on the face of record, either of its own motion or on an application made by any of parties within 30 days of such order। यानी कि 30 दिन के अंदर आप इसके संदर्भ के अंदर कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या फिर वो स्वप्रेरणा से भी यदि कोई दृश्यमान कोई त्रुटि है उसको सुधार करने के लिए वो उसको रिव्यू कर सकता है। तो इस प्रकार के जो अलग अलग जो प्रोविज़न्स हैं मीडिएशन के संदर्भ के अंदर भी इसमें कहा गया कि भाई जो अध्याय 5 के जो उपबंध हैं वो लागू हो जाएंगे यदि उनको समय दिया गया है पार्टीज़ को कि भाई वो 5 दिन के अंदर वो कहें कि भाई हम इसको मीडिएशन के माध्यम से भी हम सुलझाना चाहते हैं, और जो उपभोक्ता जो कमीशन है वो या तो ये फर्स्ट हियरिंग के ऊपर डिसाइड कर देगा या फिर उसके बाद भी कर सकता है। तो इसमें भी जैसे कि साफ लिखा है कि सेक्शन जो 37 है उसके अंदर रेफरेंस टू मीडिएशन की बात की गई है, और उसमें है कि एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ कंप्लेंट आफ्टर इट्स एडमिशन और एनी लेटर स्टेज। तो या तो फर्स्ट हियरिंग के ऊपर भी वो कह सकता है या फिर उसके बाद भी मीडिएशन के लिए कहा जा सकता है, और इसके संदर्भ के अंदर अध्याय 5 के अंदर 5 के प्रावधानों के अनुसार वो दोनों पार्टीज लिखित रूप से कहें और 5 दिन के अंदर अपना जो प्रार्थना पत्र है वो संबंधित कमीशन के अंदर प्रस्तुत करते हैं। तो अध्याय 5 का जो मीडिएशन है उसके संदर्भ के अंदर स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के संदर्भ के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए